नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रॉस चौहान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि ये सीरीज चल रहा है प्याजे कोहलबर्ग वाइगोत्स्की के सिद्धांत का क्यों चल रहा है, क्योंकि सीटेट बिल्कुल करीब है, ज़्यादा दूर है नहीं। आप सभी को प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, कैसे हैं आप सभी को, और बिल्कुल अच्छी चल रही होगी आप सभी की प्रिपरेशन। तो उसी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत करने के लिए मैं लाई हुई ये सीरीज जो कि प्याजे कोहलबर्ग वाइगोत्स्की के सिद्धांत से है। यदि जहाँ तक पहली बात करें वाइगोत्स्की के सिद्धांत की, तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत हम लोगों ने कंप्लीट कर रखा है, क्योंकि 2 वीडियो इसका पहले मैंने बना रखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ, आप आसानी से उसे क्लिक करके देख सकते हैं। जहाँ से कि इस वीडियो में आपको देखने क्या मिलेगा, इस वीडियो में आपको प्याजे के सिद्धांत के बारे में देखने को मिलेगा। जीन प्याजे कौन थे, कहाँ के थे, और जीन प्याजे का क्या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं परिचय से। परिचय को आसानी में यूं ही हल्के में नहीं लेना, इसलिए क्योंकि परिचय से भी जीन प्याजे से क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले ज़्यादा पूछे जाते थे, अब है कि थोड़ा सा टफ होता जा रहा है। रीजन यही है कि क्वेश्चन टफ नहीं है, बस थोड़ा सा जैसा कि बोला जाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल इसका बढ़ा दिया गया है, क्योंकि समझ आधारित सिर्फ हमारे लिए नहीं है, बच्चों के लिए भी। क्योंकि ऑब्वियसली कहा भी जाता है कि टीचिंग लाइन में आने वाले समय के लिए हमें भी यदि यानी कि आप सभी से रिलेटेड, आप सब कल के डेट पे टीचर्स बनोगे और आपको पढ़ाना पड़े बच्चों को, तो आप उन्हें रट्टाफिकेशन से नहीं पढ़ा सकते, उन्हें समझ आधारित पे पढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए जरूरी कि अभी से ही आप ट्रेंड हो जाए। तो उसके लिए सीटेट ने क्या किया, आप सभी के अंडरस्टैंडिंग लेवल को और भी बढ़ा दिया, अपने पेपर का लेवल थोड़ा सा हाई करके, और अब समझ आधार पर क्वेश्चंस देने लगे सीटेट में भी। अब जो बच्चे सोचेंगे या जो बंदे सोचेंगे कि चलो हम रट्टा मार करके जाकर लिख लेंगे तो क्वेश्चन सेम टू सेम नहीं आएगा, तो माय फ्रेंड से वीडियो बनाने का ये माध्यम नहीं है कि आप जो देख रहे हो वही आपको मिलेगा पेपर में, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन जो समझ लोगे या खुद से पढ़कर या मेरे थ्रू, तो वो उससे रिलेटेड समझ के आधार पर बिल्कुल आप क्वेश्चंस कर पाओगे। तो माय फ्रेंड्स, सबसे पहले परिचय। जीन प्याजे स्विस मनोवैज्ञानिक थे। ओके, अब ये दिमाग में आता है ये स्विस मनोवैज्ञानिक होता क्या है। तो सबसे पहली बात, स्विस कहने का मतलब है स्विट्जरलैंड, जो क्योंकि उनको स्विस मनोवैज्ञानिक कहा जाता था, क्योंकि उनका जो जन्म था वो ऑब्वियसली कब हुआ था, वो हुआ था 9 अगस्त को। ओके, 9 अगस्त 1896 ये इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था, स्विट्जरलैंड में हुआ था। और वे एक चिकित्सक मनोवैज्ञानिक थे जो बालक विकास पर किए गए अपने कार्यों के कारण ही प्रसिद्ध थे। कौन, जीन प्याजे जी। ओके, तो इनके बारे में जहाँ तक जान रहे हैं कि जब ये अल्फ्रेड बिने, ओके बिने का नाम तो आप जान रहे हैं, जिनका प्रयोग बुद्धि, ओके बुद्धि परिष्णनों के पर साथ कर रहे थे। अब इंटेलिजेंस से तो आप जान रहे हैं इस टॉपिक को बिल्कुल, तो वहाँ पर हम जानते हैं बिने का नाम बिल्कुल आता है, ये नहीं आता तो बिल्कुल जान जाइएगा। आप देख रहे हैं, जान रहे हैं, और यूट्यूब पे भी बहुत सारे इसको वीडियोस अवेलेबल है। अदरवाइज आप कहिएगा कमेंट में, तो मैं बिल्कुल बिने से रिलेटेड क्वेश्चन लाऊंगी और साथ ही साथ उनसे जुड़े थ्योरीज भी लेकर आऊंगी। तो यहाँ पर जो है कि उनके साथ ये कार्य कर रहे थे। ओके, कौन कार्य कर रहे थे, तो जीन प्याजे जब काम कर रहे थे, उनके साथ अपने कार्य को कर रहे थे, तभी संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था। ओके, तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को भौतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। मूल रूप से प्याजे जीव वैज्ञानिक थे। किस प्रकार के थे, जीव वैज्ञानिक थे। चलिए, इतना हमने काफ़ी कुछ जान लिया जीन प्याजे के बारे में, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आएगा। जहाँ तक सिद्धांत की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिद्धांत उन्होंने 2 प्रकार के दिए थे, जिनमें आप एक से भली भांति जानते होंगे, अच्छे से जान रहे कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जिन्हें आप अच्छे से जान रहे हैं, जिसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में हम जान रहे हैं कि जीन प्याजे इनके ही स्पेशलिस्ट माने जाते हैं बच्चों के रिलेटेड। ओके, सेकंड की जहाँ तक बात करें तो नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत कहेंगे ये तो नहीं है इनका, ये तो जीन प्याजे का नहीं है, तो कोहलबर्ग का आप लेकर के आ गए हो। तो देखिए, बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो एक्चुअली हर चीज़ बताया नहीं गया है, क्योंकि कुछ कुछ मनोवैज्ञानिक अपना कुछ कुछ स्पेशल रहा है। ओके, तो जो स्पेशल रह गया है और जो बहुत ज़्यादा जरूरी, जो उनसे रिलेटेड है, जो हमसे रिलेटेड है, जो हमारे लिए सिर्फ सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट रिलेटेड रखता है, उनसे रिलेटेड हमें ये ऊपर वाला टॉपिक पे ज़्यादातर ध्यान देना। नीचे पे इसलिए नहीं ध्यान देना क्योंकि इनका इन सिद्धांत से ज़्यादातर उतना भी ज़्यादा मतलब नहीं है, जानने को मिला है। तो इसलिए नैतिक विकास का सिद्धांत में हम इनमें, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे नॉलेज नहीं रखा जाए, नॉलेज रखने से कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे ये भी मन में रखा जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, सीटेट का कब माइंड फिरे कब नहीं फिरे क्या दे दे। तो फिलहाल संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जो सबसे पहला टॉपिक है, प्रमुख है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत में इनका जो सबसे प्रमुख था। ओके, अभी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या है, चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में आप पाएंगे कि प्याजे ने कहा था कि बालकों में वास्तविकता, ओके वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करने तथा उसे खोज करने की शक्ति न तो सिर्फ बालकों में परिपक्वता स्तर पर ही, न ही सिर्फ उनके अनुभव पर निर्भर करता है, बल्कि इन दोनों की अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होता है। अंतःक्रिया इनके एक सबसे इंपॉर्टेंट आप कीवर्ड समझ लीजिए, क्योंकि जीन प्याजे के थ्रू, क्योंकि ये कंफ्यूज करने के क्वेश्चन में आता है। जीन प्याजे वाइगोत्स्की कोहलबर्ग किनका है, ये अंतःक्रिया का किनसे संबंधित है, मतलब किन्होंने अपने सिद्धांत में इस चीज़ को ज़्यादातर बताया गया है, तो उन पर निर्भर रहता है। उस वक्त आपको माइंड में यही कंसेप्ट बनाकर चलना है कि ये प्याजे से रिलेटेड है, उन्होंने ही मुख्यतः अंतःक्रिया को ज़्यादातर बताया था, क्योंकि परिपक्वता स्तर पर न ही सिर्फ उन्होंने बताया है, एक चीज़ पर केंद्रित नहीं किए हैं, और ना ही उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अनुभव पर निर्भर रहने के लिए कहा है। उन्होंने इन दोनों को, बल्कि इन दोनों के अंतःक्रिया पे कहा है। ओके, परिपक्वता और अपने अनुभव पर निर्भर, इन दोनों का अंतःक्रिया जरूरी है, उस पर निर्धारित होकर के जीन प्याजे ने बालकों में वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करने की, मतलब या फिर किसी चीज़ का खोज करने की शक्ति के बारे में इन्होंने दर्शाया है अपने विकास के सिद्धांत में। ओके, अब ये चीज़ आता है कि ये क्यों कहा, तो जीन प्याजे के बारे में आपको एक बात बता दूं कि जीन प्याजे ने अपने सिद्धांत में जो संज्ञानात्मक विकास, जिन्हें हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, का व्यवस्थित अध्ययन किया है। ओके, और साथ ही साथ जीन प्याजे का विकासात्मक जो मनोवैज्ञानिक है, जिन्हें हम एक तरह से डेवलपमेंट
साइकोलॉजी कहेंगे तो उनका भी ये एक बहुत बड़े जनक कहा जाता है इनको, किनको, जिन प्याजे जी को माना जाता है। साथ ही साथ हम यहाँ आगे बढ़ते हैं तो यहाँ देखेंगे मुख्य यानी कि इनके प्रमुख संप्रत्यय क्या क्या है वो भी जान लेते हैं। अब प्रमुख संप्रत्यय में क्या क्या आपको जानने को मिलेगा जो हमेशा एग्जाम में आता ही आता है, उधर का तो नहीं पता लेकिन इसे जरूर आता है, जिसमें आप देख करके ही समझ गए होंगे कि क्या आता होगा। सबसे पहला अनुकूलन है। ओके, जानते हैं प्रमुख संप्रत्यय में सबसे पहला पॉइंट आपके पास है अनुकूलन। अब ये अनुकूलन क्या था? अनुकूलन को इंग्लिश में बोलते हैं एडेप्टेशन। ओके, एडेप्टेशन का मीन्स होता है अडेप्ट करना। ओके, अडेप्ट करना आप खुद इंग्लिश से आपको थोड़ा सा माइंड में आएगा ही आएगा हिंदी के मुकाबले में, कि अडेप्ट करना किसी चीज़ को बोलते हैं मैंने अडेप्ट कर लिया। तो इट मीन्स ये अनुकूलन की प्रवृत्ति जो होती है, इसका जो प्रवृत्ति है तो वो बालक में जन्मजात होता है। ओके, यानी कि बच्चा जो है शुरुआत से इस चीज़ को ग्रहण कर लेता है अपने अंदर। कैसे कर लेता है? अनुकूलन कर लेता है, क्योंकि इसका मेन अर्थ क्या है? तो इसका मेन अर्थ आप यही समझिए कि वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेना। ओके, जैसा वातावरण है उस अकॉर्डिंग वो उसमें जीने के तरीका हर चीज़ को मतलब उसी के अकॉर्डिंग ढाल जाना। तो ये दो तरीके से होता है। ओके, यानी कि वातावरण के साथ अपने आप को ढाल लेना। ओके, तो ये बच्चों को अनुकूलन के अंदर ही आएगा, कहलाएगा। सबसे पहले ये भी दो पार्ट में है आपके सामने। ओके, जिसमें आत्मसातीकरण। ओके, आत्मसातीकरण क्या होता है? तो एसिमिलेशन आप बिल्कुल जान रहे होंगे, यदि पहले आप दे चुके हैं तो आपको पता होगा ये वर्ड्स। अदरवाइज फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा टाइम हो ना, इसको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना होगा। सेकंड में आपका समायोजन, जिसे हम बोलते हैं एकोमोडेशन। ओके, तो ये अब एसिमिलेशन एकोमोडेशन होता क्या है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा अच्छे से हम लोग जान लेते हैं। चलिए अनुकूलन के सबसे पहले मुख्य बिंदु को समझते हैं, जिन्हें कहते हैं आत्मसातीकरण। ओके, जिनका इंग्लिश होता है एसिमिलेशन। तो एसिमिलेशन यानी आत्मसातीकरण यानी से क्या कहा जाता है? आत्मसातीकरण, जिन्हें हम एसिमिलेशन के नाम से जानते हैं। चलिए इसे समझ लेते हैं, ये क्या होता है। जब कोई बालक नई परिस्थिति में होता है तब वह पूर्व स्थापित यानी कि प्रतिरूप, जिसे पैटर्न कहते हैं, के आधार पर व्यवहार करता है, और यदि वह प्रतिरूप सफल हो जाता है तो वह इसमें कोई परिवर्तन नहीं लाएगा। यही यही जो कोई परिवर्तन नहीं लाएगा, इसी को आत्मसाती है, यही आत्मसातीकरण कहलाएगा। ओके, अब इसे हम साधारण शब्दों में समझे तो कहे तो कि पूर्व स्थिति, ओके, यानी कि पूर्व की जो भी आपकी परिस्थिति होंगी उनमें प्रयोग किए गए व्यवहार को नवीन परिस्थिति के साथ, जो नए परिस्थिति है में प्रयोग करने पर सामंजस्य स्थापित हो जाता है, तो उस व्यवहार में कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, तो ये आपका है आत्मसातीकरण यानी कि एसिमिलेशन का डेफिनेशन, जो आप अभी देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे। तो यहाँ पर हमने समझा। चलिए हमने समायोजन के बारे में भी जान लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट समझ लिया। दूसरा समायोजन, जिन्हें हम कहते हैं एकोमोडेशन। ओके, तो ये अभी एकोमोडेशन होता क्या है, तो यहाँ पर बात करें तो नवीन परिस्थिति में पूर्व किए गए व्यवहार का प्रयोग कर यदि सामंजस्य स्थापित नहीं होता है, तब पूर्व किए गए व्यवहार के प्रतिरूप में बदलाव या परिवर्तन बालक करता है, इसे ही समायोजन कहते हैं। हमने दोनों बिंदुओं को जाना माय फ्रेंड्स। फर्स्ट आत्मसातीकरण एस्टिमुलेशन और सेकंड समायोजन। ये दोनों को दोनों एडेप्टेशन के अनुकूलन के सबसे इंपॉर्टेंट मुख्य बिंदु है, जो एग्जाम में आते हैं और आएगा ही आएगा, क्योंकि नहीं आएगा नहीं बोलना चाहूँगी, जो आ रहा है वो आएगा, क्योंकि इस समझने में भी काफ़ी ज़्यादा बहुतों को परेशानी होती है फर्स्ट बार में। जो 2-3 बार कर चुके हैं उनके लिए चलो ये कहेंगे कि हो सकता है, अदरवाइज इसे फर्स्ट टाइम में यदि सही तरीके से नहीं समझा गया तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। लेकिन इससे क्वेश्चंस बिल्कुल बनाए इसीलिए जाते हैं ताकि, क्योंकि बच्चे इसे एक टाइम पे नहीं समझ पाते। अब ये आत्मसातीकरण क्या होता है, तो आत्मसातीकरण कहने का तात्पर्य ही है एसिमिलेशन। अभी एसिमिलेशन क्या होता है, तो जो भी आपका पूर्व ज्ञान है, ओके, जो भी आपका पूर्व ज्ञान को जो नए ज्ञान के साथ जोड़ना ही आत्मसातीकरण कहते हैं। अब आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, ओके, फॉर एग्जाम्पल आप सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपका सीटेट होगा, ठीक है। बहुत चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में जो पहले से भी काफ़ी चीज़ें आप उन सबको जी चुके होंगे खुद ही। आप बाल्यावस्था, ओके, बहुत सारे अपने शेषावस्था, बाल्यावस्था, सभी किशोरावस्था, मतलब जितने भी अवस्था है सब आप होकर के ही यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, ठीक है। अब आपको उन्हीं सभी स्टेजेस को पढ़ना पड़ रहा है इसी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि सीटेट के माध्यम से। तो अब जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे इस दौरान कि जो भी आप पढ़ रहे हैं वो कहीं न कहीं हर वो पिछले जो भी आपका पूर्व ज्ञान है उससे जुड़ा हुआ है, आपके इस नए ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। आप नए ज्ञान में जो भी बच्चों से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, आप कभी न कभी कुछ न कुछ चीज़ों में अपने आप को पाएँगे ही पाएँगे, जो सेम टू सेम आपको मिलेगा। तो आप कहीं न कहीं किसी न किसी पल में पूर्व ज्ञान के साथ बिल्कुल अपने आप को जोड़ लोगे। तो वो जो आपने नॉर्मल जोड़ा वो आपका आत्मसातीकरण कहलाएगा, ओके, वो आपका आत्मसातीकरण कहलाएगा। और नए की बात करें यदि हम, तो जो भी आप पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाएंगे, ठीक है। और समायोजन वही कहलाएगा, जो भी आप अपने वातावरण के साथ तालमेल जो बैठाइएगा वो आपका समायोजन कहलाएगा, ओके। अब वो कैसे आप कहिएगा कि ये कैसे होगा, तो वो होगा माय फ्रेंड्स कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अब जब दे रहे हो सीटेट, तो आपको बहुत चीज़ नई नई चीज़ें भी पढ़ने को मिलेगी। जैसे पेडागोजी जो हमारे लाइफ से रिलेटेड सारी चीज़ों को है, लेकिन उसी को बना करके समझ के आधार पर वो रहता है, ठीक है। हालांकि कहीं ना कहीं वो सब चीज़ पल आप जिए हैं और दूसरों को भी देख कर भी बहुत चीज़ हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और खुद भी उस चीज़ से महसूस करके
करके पा करके। तो जो आपने जो पहले के जो आपका पूर्व ज्ञान पर जो था, है ना, पूर्व ज्ञान में जो भी आपका परिवर्तन आज का जो जीवन है, बहुत चीज़ें परिवर्तन आया है। क्यों आया? वातावरण के साथ तालमेल बैठा करके, घुल-मिल कर के साथ कुछ तालमेल जो आपने बैठाया है, बहुत चीज़ों में आपने चेंजिंग भी थोड़ा बहुत लाया होगा आज के समय में इतना दूर आने के लिए। तो वो जो आपने किया ना, वो समायोजन किया, ओके, अपने माहौल के साथ, अपने वातावरण के साथ, है ना, परिवर्तन जो भी आपका पुराने ज्ञान से अभी का जो आपका ज्ञान है ना, जो परिवर्तन आप अपने जीवन काल में देख रहे हैं, वो आपका समायोजन के अंतर्गत आएगा। तो ये इससे बेस्ट मुझे एग्जाम्पल नहीं लगा आपके अपने जीवन से जोड़ करके। ऐसे तो समझाने के लिए आत्मसातीकरण के लिए पूरा का पूरा आपके सामने यहाँ रखा हुआ है डेफिनेशन, आप देख सकते हैं इस लाइन को। और नॉर्मल बात करें तो आत्मसातकरण होता क्या? आत्मसात करने की बात करें तो बाहरी तत्वों को जीवन या पर्यावरण की एक तरह से संरचना के एकीकृत करना, ओके, यानी कि एक साथ जोड़ना। और जो भी अनुभव के माध्यम से जो भी आप अपने जीवन में प्राप्त किए हो, वही आत्मसात करना होगा, है ना। यही एक मनुष्य नई जानकारी को समझता है, उस चीज़ के साथ जो तालमेल बैठाता है, वो सब आपका इस आत्मसातीकरण के अंतर्गत आएगा। और जहाँ तक आत्मसातीकरण, ओके, यदि हम नेक्स्ट बात करें कि आत्मसातीकरण और समायोजन में दोनों में अंतर क्या है, ओके, अंतर क्या प्राप्त है इसमें हमें अंतर भाई दोनों में देखने में कहाँ तक का थोड़ा सा अंतर मिल रहा है। तो आत्मसातीकरण समझिए नई जानकारी को किसी की मौजूदा यानी समझ में फिट करने की प्रक्रिया है, जबकि समायोजन की यदि बात करें तो नई जानकारी के लिए जगह बनाने के लिए पुरानी जानकारी को भूलने की प्रक्रिया है। ठीक है, अब आप नई जानकारी एंट्री ले रहे हो सीटेट से रिलेटेड, तो पहले पिछली जो भी आपके उन सब चीज़ों को कुछ चीज़ों को तो आप चाहोगे ही कि वो चीज़ भूल करके नई इसको वहाँ पर ज्वाइन करें अपने स्कीमास के थ्रू जो भी। तो वही चीज़ इसमें बोल रहा है कि जो भी समायोजन की नई जानकारी के लिए जगह बनाने की पुरानी जानकारी को भूलने की यही प्रक्रिया है। किसी भी चीज़ में थोड़े बदलाव करना या खास तौर पे उससे ज़्यादा सही, प्रभावी या उपयुक्त बनाने के लिए। अगर फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं यदि हम, तो यहाँ पर एग्जाम्पल एक थ्रू, रुकिए मैं आपके लिए एग्जाम्पल यहाँ एसिमिलेशन का आप देख सकते हो, ओके। एसिमिलेशन आत्मसातीकरण का यहाँ पर एक देख सकते हैं कि एक बॉय है, ठीक है, जिसके यहाँ पर माइंड में मैमल्स दिख रहा है। मैमल्स है, बस इतना पता है इनको कि मैमल्स है, हाँ ये हॉर्स है, डॉग है, जेब्रा है, ये सब माइंड में नहीं है, इनको छटाई वो नहीं किया क्योंकि ये सबसे स्टार्टिंग ज्ञान इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, तो वो याद कर लिया, जैसे कि ये गर्ल देखिए छोटी सी बच्ची क्या बोल रही है कि अजेब्रा इज अ मैमल्स, जेब्रा भी मैमल्स है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बॉय भी थिंकिंग क्या है कि ये सारे के सारे क्या है, मैमल्स है। अब बताइए ये मैमल्स माइंड में रखे हुए हैं। अब मैमल्स क्या होता है, तो मैमल्स आप सब जान रहे हैं, स्तनधारी जो भी स्तनी जीव होते हैं उन सभी को बोलते हैं मैमल्स बोलते हैं। ठीक है, सेकंड टाइम जब एकोमोडेशन की बात आती है, ओके, जब एकोमोडेट हो गया, एकोमोडेशन की बात आ रही है, जब उनमें समायोजन हो गया, वो माहौल के साथ रह लिए, समझ लिए, अब अपना ज्ञान भी उनमें ज्वाइंट हो गया, तो देखिए उनमें क्या आया यहाँ पर देखने के लिए। यहाँ पर ये जो बॉय है ये क्या थिंकिंग करता है, अरे ये तो हॉर्स है, हाँ इसका ये हॉर्स है, ये अलग जीव है। ये दोनों में अंतर, ये डिफरेंसेस देखने लगा, क्यों, क्योंकि इसका रंग कलर और प्लस इन दोनों का जो बनाने का डिज़ाइन, शेप, साइज और साथ ही साथ ये जो डिज़ाइन है जेब्रा का वैसा हॉर्स का नहीं है। तो ये दोनों में ये अंतर देख रहा पा रहा है और अपना खुद का ज्ञान, ये मतलब पूर्व ज्ञान जो भी उसमें वो परिवर्तन कर रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो अपने वातावरण के साथ तालमेल बैठा रहा है ये बॉय। उसी प्रकार से ये गर्ल भी कर रही है, जेब्रा का देख रही है, हॉर्स का देख रही है, और फिर इस माइंड में बुरी की डैट इज मतलब कि ये जेब्रा है। ठीक है, मॉम ये तो जेब्रा है। यहाँ पर इस बॉय को देखिए, जब इन्होंने तालमेल बैठा लिया, जो भी पूर्व ज्ञान था पहला का जो भी यहाँ पर ज्ञान था, जो शुरुआती यहाँ पर ज्ञान इनका रखा हुआ था, तो यहाँ पर देखिए कितना चेंजिंग आ गया। गर्ल का जो यहाँ पर ज्ञान था, यहाँ कितना चेंजिंग आ गया, क्या आ गया, क्योंकि इन्होंने पूर्व ज्ञान में अपना जो है उसमें एकोमोडेट कर लिया है ना, परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठा लिया, तो वो समायोजन हो गया इनके लिए। तो इन्होंने समझ लिया कि ये तो हॉर्स है और ये जेब्रा है, क्योंकि ये दोनों एक मैमल्स, ये दोनों नहीं है, नहीं कहा जा सकता है कि ये दोनों के दोनों अलग अलग है। तो ये एक तरह के ये छोटा सा एक एग्जाम्पल था मेरी तरफ से, ये डाउट्स थोड़ा सा क्लियर करने के लिए। ऐसे के लिए फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी एग्जाम्पल दे सकती थी कि बहुत जगह बोला जाता है, जैसे कि बहुत ऊंची कुर्सी है, ओके, यानी कि अगर कुर्सी बहुत ऊंची है तो आप उसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये समायोजन में आपका आ गया। एक शिक्षक के तौर पर यदि आपकी बात करें तो आपको क्या क्लास में सभी बच्चों को एक साथ लेकर के चलना है, तो जो तेज है उसी अकॉर्डिंग ही आप पढ़ाएंगे, या फिर आप इस बातों का भी ध्यान रखें कि बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से ही आप अपने तरीके को बदलेंगे, जैसा क्लास में जिस प्रकार के बच्चे उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना होगा। तो वो जो आप एडजस्ट कर रहे हैं, ओके, वातावरण के साथ तालमेल बैठा रहे, समायोजन के अंतर्गत आपका आएगा। ओके, और जो जैसा के जैसा पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान के साथ नॉर्मल जोड़ना, वो आपका आत्मसातीकरण कहला जाएगा। अब ये साम्य धारण यानी इक्विलिब्रेशन क्या होगा, तो ये दोनों के बीच में जो एक तरह से कहें कि जो बैलेंस बनाना होता है ना, संतुलन करना, इक्विलिब्रेशन उसे कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ इक्विलिब्रेशन जब बालक न तो आत्मसातीकरण द्वारा न समायोजन द्वारा सामंजस्य या अनुकूलन स्थापित कर पाता, ठीक है, तब आत्मसाती व समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करता। इसी प्रक्रिया को साम्य धारण यानी कि साम्य धारण कहते हैं, जिसे हम इक्विलिब्रेशन कहते हैं। तो इक्विलिब्रेशन जो हो गया, ये आपका हो गया कि इसके द्वारा बच्चा आत्मसाती और समायोजन की जो प्रक्रिया होती है ना, इसके बीच का जो संतुलन जो बनता है, वो आपका इक्विलिब्रेशन कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट की बात करें तो देखिए संरक्षण क्या कहता है। संरक्षण आपका होगा कंजर्वेशन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक में एक तरफ वातावरण के परिवर्तन तथा स्थिरता में अंतर करने की समक्षता और दूसरी तरफ वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन तथा इसके तत्वों में परिवर्तन के बीच अंतर करने की क्षमता को विकसित होती है। तो ये आपका संरक्षण के अंतर्गत आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में कंजर्व करना। ओके, संरक्षण करना बच्चा सीख लेता है इस स्टेज में, थर्ड वाले स्टेज में
थर्ड वाले स्टेज में ये सीख लेता है, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। ओके, जब इन्हें आ जाता है, क्योंकि वो बालक जो है वो एक तरफ वातावरण का परिवर्तन जो है उसमें स्थिरता अंतर करने की मतलब वो समझ उनमें आ जाती है, विकसित हो जाती है क्षमता, अंतर करने की क्षमता। दूसरी तरफ वस्तु का जैसा रंग रूप हो परिवर्तन, इट मीन्स वो दोनों में बीच का अंतर मतलब क्षमता विकसित हो जाता है। किस में? संरक्षण में। मुख्यतः आप ऐसे समझिए। नेक्स्ट की बात करें तो फोर्थ नंबर आप देख सकते हैं संज्ञानात्मक संरचना। ओके, अब ये कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? तो जिन पियाजे ने मानसिक योग्यताओं के सेट को संज्ञानात्मक संरचना की संज्ञा दी है। ओके, अब भिन्न भिन्न उम्र के बच्चे जो होते हैं ना, वो संज्ञानात्मक संरचना में भिन्नता होती है सब में, क्योंकि सब एक प्रकार के तो संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट सबका एक प्रकार का जरूरी नहीं, किसी में सब में डिफरेंट डिफरेंट होता है। ओके, कहते हैं ना कि सब में अलग अलग गुण होते हैं। उदाहरण के लिए संज्ञानात्मक संरचना के आधार पर ही एक 10 वर्ष के बालक व 4 वर्ष के बालक के व्यवहार में अंतर समझा जाता है। बिल्कुल समझा जाता है। कहते हैं ना बहुत लोग का माइंड एकदम जीनियस टाइप का होता है, बहुत लोग मंद बुद्धि होते हैं, और उम्र की भी आप देख सकते हैं बीच में दोनों का अंतर फासला भी देखते हैं। तो और वो कोई मिल गया भी पिक्चर हम लोगों ने समथिंग देखा है ना, तो उसमें भी दिखता है जो वो कम एज में काफ़ी जब बड़े होने के बाद भी बच्चों के क्लास में बैठता है। और सेकंड स्टेज में हम लोग को क्या दिखा जाता है कि वो छोटे काफ़ी ज़्यादा अपने लेवल से भी हायर लेवल के भी बच्चों के साथ वो कर पाता है। तो दोनों का अंतर जो दिखा जाता है वैसे ही बोला कि एक 10 वर्ष के बालक और 4 वर्ष के बालक के व्यवहार में अंतर समझा जाता है। तो ये जो दिखता है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की वजह से हमें दिखता है, देखने को प्राप्त मिलता है। तो देखिए नेक्स्ट 5 पॉइंट क्या बोल रहा है आपसे, मानसिक संक्रिया। ओके, जबकि जिसे हम मेंटल ऑपरेशन कहेंगे। तो जब बालक के सामने किसी भी बच्चे के सामने कोई भी समस्या आता है और वह उसके समाधान के लिए जब चिंतन करने लगता है, ठीक है, तो वही मानसिक संक्रिया यानी कि संक्रिया करते समझा जाता है। तो समझिए ये मानसिक संक्रिया के अंतर्गत ये आता है जब चेतना करने की वो प्रारंभ स्थिति स्टार्ट हो जाती है और अपनी मानसिक संक्रिया के द्वारा वो समझना या फिर उसके थ्रू समझा जाता है। तो ये इसी के अंतर्गत आएगा। सेकंड लास्ट देखिए 6 पॉइंट आपके लिए क्या कह रहा है, 6 पॉइंट आपके लिए माय फ्रेंड्स कि स्कीम्स। ओके, जो भी स्कीम्स है वो व्यवहार के संगठित पैटर्न जिसे बार बार दोहराया जाता है। ओके, स्कीम्स कहलाता है। जैसे जैसे किस प्रकार का एग्जाम्पल देखिए आपके सामने, बालक स्कूल जाते वक्त ओके ड्रेस पहन रहा है या जूता पहन रहा है, तो उसी तरह पहनता है जैसा, यानी कि चाहे उसका ध्यान उस वक्त वहाँ पर हो या वहाँ पर ना हो, क्योंकि व्यवहार इतना संगठित रूप से हो चुका होता है कि वह उसी तरह कार्य को संपादित करता है। ये आपसे यही कह रहा है कि फॉर एग्जांपल हम भी स्कूल्स में थे, फर्स्ट टाइम जब हमें जूता पहनाना सिखाया जाता था स्कूल के वक्त, जाते वक्त ड्रेस किस तरीके से पहनना है, शूज़ कैसे पहनना है, तो उस वक्त बहुत ध्यान देना पड़ता था। ठीक है, पहनते वक्त पूरा फोकस बटन पर होना चाहिए, फोकस जूते के लेस पर होना चाहिए, और लगता था कहीं गलती ना हो जाए, डांट ना मिले, ये सब चीज़ों काफ़ी ज़्यादा फोकस होता था और करने के टाइम पे ध्यान रहता था। लेकिन जब ये व्यवहार में इतना ज़्यादा ये ढल गया हमारे अंदर का कि जब हम वही करते 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 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जब रोज़ वही चीज़ करना है, तो फिर लगता है आपको कि जब हम थोड़ा स्टेज आगे बढ़ जाता है, साल 2 साल 3 साल के बाद जब हमें शूज़ पहनना हो, जब हमें ड्रेस पहनना हो, तो हम उसको ध्यान से करेंगे, याद से हम कोई दूसरा काम भी टीवी भी वॉच कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, तो वो पहन लिए, है ना, जूता भी पहन लिए, अब किसी से बात भी कर रहे हैं, यानी उस पर हमारा ध्यान केंद्र नहीं है, फिर भी हम वो कार्य आसानी से कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे स्कीम्स के थ्रू। ओके, तो ये यही बता रहा है आपको। नेक्स्ट देखिए 7th नंबर क्या कहता है, 7th नंबर कहता है स्कीमा, जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए, ये पूछता है क्वेश्चन में। ऐसी मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण संभव हो। ओके, ये एक सोच है आपका, यानी कि जो भी आपका ज्ञान समय या जो भी आपका मेंटल जो भी आपकी सोच है ना, वो मानसिक संरचना ही कहने का देखिए यहाँ पर तात्पर्य है, आपका सामान्यीकरण संभव है ये। ओके, तो मानसिक संरचना से संबंधित है ये स्कीमा। ओके, आप जो भी सोचते हैं, जो भी देखते हैं, सब अपना स्कीमा में फिट करते हैं। मेरी बातों को भी सुनकर आप स्कीमा में फिट करें, कुछ कुछ बातें सुनकर के माइंड में चलने लगता है फिगर, तो ये सब आपकी स्कीमा के थ्रू हो रहा है। स्कीमा में भी सारी चीज़ मतलब वहाँ पर स्टोर होता है। देखिए नेक्स्ट 8 पॉइंट क्या कर रहा है, 8 पॉइंट का आपका विकेंद्रित। ओके, विकेंद्रण क्या होता है, तो जिसे हम डिसेंटरिंग कहते हैं। तो यह अर्थात चिंतन से संबंधित है। आपका बालक किसी समस्या के समाधान के संबंध में किस सीमा तक वास्तविक रूप में सोच विचार करता है। जैसे कि इस संप्रत्यय का विपरीत आत्म केंद्रित जिसे ईगोसेंट्रिक कहते हैं। प्रारंभ में बालक आत्म केंद्रण ढंग से सोचता है और बाद में उम्र बढ़ने पर विकेंद्रीय ढंग से सोचने लगता है। ये बिल्कुल सही है ना, विकेंद्र यानी कि डिसेंट्रेशन से आप समझ रहे हैं, कहते हैं ना कि एक सेंटर पे पॉइंट, किसी चीज़ को एक ही बिंदु को देखना। बच्चे छोटे में एकदम ईगोसेंट्रिक होते हैं, एक ही चीज़ पे केंद्र बिंदु रहता है, बस चाहिए तो वही चाहिए, बाकी कुछ भी ला दो, नहीं ये नहीं वो नहीं, हमको वही चाहिए, इट मीन्स वही चाहिए ही चाहिए। एकदम ये 100% श्योर है, सब में पाया जाता है। आपके घर में बच्चे, हमारे घर में भी देख कर ही पता चलता है, नहीं इसे ये चाहिए तो चाहिए, और कुछ भी ला कर दे दो नहीं मानेगा। इस टाइप से हम सुनते हैं, देखते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़े हो जाओ, यदि विकेंद्र मतलब बढ़ जाता है केंद्रीकरण, तो वो विकेंद्र फैल जाता है। ओके, फैलाव है। प्रारंभ में बालक यहाँ बोलता है ना आत्म केंद्रण, क्योंकि वो खुद पे ईगो सेंट्रिक होता है ना, तो भाई मैं महत्वपूर्ण, मैं स्पेशल, मुझे जो चाहिए वो वाला चाहिए, मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ, मैं जो खा रहा हूँ, वो भी तुम भी कर रहे हो, वो भी तुम्हें भी दिख रहा हो, इस टाइप का रहता है। लेकिन ये जब धीरे धीरे उम्र बढ़ने लगता है तो ये सोच भी बदलने लगती है। विकेंद्रीय उनमें आने लगता है। ओके, विकेंद्रीकरण ढंग से वो सोचने लगते हैं कि नहीं, जरूरी नहीं कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो सामने वाला भी यही सोच रहा हो सकता है उनका सोच मेरे से विपरीत हो। मैं किसी चीज़ को देखकर इस टाइप से माइंड में रख रहा हूँ तो जरूरी नहीं कि सामने वाला भी मेरी ही तरह देखे, मेरी तरह सोच रखे, वो डिफरेंट हो सकता है। हम दोनों को सोचने का तरीका, या देखने का तरीका, या समझने का तरीका, स्टडी में भी देखिएगा, दो व्यक्तियों को यदि पढ़ाया जाए, जरा दो बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्लास में, तो जरूरी नहीं कि दोनों आपकी बातों के एक ही तरह से समझ में ले रहे। ओके, हो सकता है वो अलग ढंग से ले, वो अलग ढंग से ले, दोनों में से किसी को जल्दी समझ में आ जाए, किसी को लेट से समझ में आ जाए, कोई किसी प्रकार से। तो ये सब जो विकेंद्रीकरण है ना ढंग से, ये सब उम्र बढ़ने के साथ साथ ये चीज़ उनमें बच्चों में विकेंद्रीकरण मिलता है। विकेंद्र का मतलब ये डिसेंट्रेशन। ओके, फैलाव, एक केंद्र पर ना होकर आधर केंद्रों पर भी
भी मतलब ध्यान जाना। यहाँ पर देखिए 9 नंबर है पारस्परिक क्रिया। पियाजे के अनुसार बच्चों में वास्तविकता को समझने तथा उसकी खोज करने की क्षमता न केवल बालकों की परिपक्वता, ओके, यानी मैच्योरेशन पे नहीं केवल उनके शिक्षण, ओके, यानी कि एजुकेशन पे नहीं निर्भर करता, बल्कि दोनों की पारस्परिक क्रिया होना चाहिए, ओके। ये चीज़ पहला पॉइंट भी बताया गया था जब सिद्धांत हम लोग पढ़ रहे थे पियाजे का, क्या है ना, ये दोनों चीज़ पे जो अंतर क्रिया करके ये दोनों पे डिपेंड करता है, मैच्योरेशन पे भी और उनके शिक्षण, यानी कि एक तरह से हेरिडिटी इन्वायरमेंट बोलते हैं ना, इन दोनों पे डिपेंडेबल करता है अंतर क्रिया, इन दोनों को मिल करके ही बच्चों का विकास सिद्धांत में इनका सम्मिलित है, जिन पियाजे का। नेक्स्ट देखिए इनका संज्ञानात्मक विकास की अवस्था दिया गया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट एक्चुअली सब है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंस में है क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब ये अवस्थाओं में इन्होंने बांट रखा है विकास के, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के। अब ये जो बच्चों का अवस्था है वो किस प्रकार से, पहला जो अवस्था है देखिए ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और संवेदी पेशी अवस्था। अब ये आप कहेंगे ये क्या नाम है, ये इतना तो जिसे इंग्लिश में आप नॉर्मल याद कर सकते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, ओके। नाम सुन करके आप समझ लें संवेदी पेशी काल, आप लेते संवेदी पेशी काल कितना लंबा नाम, जी हाँ इनका नाम ये भी है, ओके, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक यानी कि और संवेदी पेशी अवस्था है, इसीलिए इंग्लिश को ज़्यादातर आप नोटिस कीजिएगा, एग्जाम में हेल्प मिलता है काफ़ी ज़्यादा। तो सेंसरी मोटर स्टेज में सबसे पहला अवस्था आपका यह अवस्था जन्म से 2 साल तक का रहता है, ओके, जिन्हें आप जान रहे होंगे 0 से 2, ओके, 0 से 2 साल तक के लिए ये स्टेज रहेगा। चलिए इसके बारे में भी कुछ बिंदुओं को समझा जाए सर। फेज में शिशुओं का संज्ञानात्मक विकास 6 उप अवस्थाओं से होकर गुजरता है, यानी कि 6 उप अवस्थाओं, इस पर ध्यान देना आपको, बिल्कुल ये सही है ना, पॉइंट वाइज यहाँ दिया हुआ, लेकिन हम लोगों को इसी को मैच करके सिंपल सिटी में, सिंपल लैंग्वेज में एक ही करके बता दिया जाता है, ठीक है। जो बच्चे ज्ञान के अपने इंद्रियों के माध्यम से जो भी सीखते हैं, देखते हैं, छू करके 5 इंद्रियों के माध्यम से, तो वो बताया जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए उसको भी स्टेजेस में बांटा गया 6 उप अवस्थाओं में, क्या क्या ये अवस्था है। तो जैसा कि डिटेल में वीडियो आप पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली सारा डिटेल भी तो जानना जरूरी है ना, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहला आपका जो है वो पहली उप अवस्था में जन्म से 30 दिन तक की होती है, ठीक है। इसे प्रवर्त यानी कि प्रतिवर्त क्रिया अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बालक मात्र प्रतिवर्त क्रियाएं करता है। जैसे क्या होता है भाई प्रतिवर्त, तो ये जैसे किसी चीज़ को चूसना आदि, है ना, क्योंकि वो हर चीज़ को माउथ में लेगा, उसे चूसेगा और उसी के थ्रू अपने आप को वो उस चीज़ के माध्यम उस चीज़ को समझेगा, जानेगा, ठीक है, चूस करके। सेकंड में जब वो थोड़ा सा 30 दिन के बाद हो जाएगा, फिंगर्स को भी वो देखिएगा माउथ में लेकर के ही उसे चूसता ही रहता है, ज़्यादातर छोटे बच्चे जो अपने फिंगर टिप्स में ये अंगूठा होता है वगैरह समथिंग। यहाँ देखिए दूसरे नंबर पर दूसरी उप अवस्था 1 माह से लेकर के 4 माह तक की अवधि होती है, ठीक है। इस अवस्था में प्रमुख प्रवृत्ति यानी कि वृत्तीय प्रतिक्रिया की अवस्था कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, वृत्तीय प्रतिक्रिया। तो इस प्रमुख इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके शरीर की प्रमुख प्रतिवर्त क्रियाएं जो है वो वृत्तीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें दोहराया जाता है, ठीक है। तीसरा बिंदु आपके सामने है कि तीसरी उप अवस्था 4 महीने से लेकर 8 महीने तक की है, और इस अवस्था में शिशु वस्तुओं को छूने, उन्हें इधर उधर उलट पलट करता है, ठीक है। क्योंकि शुरुआत में बच्चों में मूवमेंट भी तो कम होता है ना, जब शुरुआत में बच्चे जन्म लेते हैं, जब 30 दिन का होता है तो उसमें मूवमेंट नहीं होता, उसे देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हाथ पैर उनका ज़्यादा हिलता नहीं है, तो वो हाथ पैर जो हिलता भी है तो उसे धीरे 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 चूसते हैं, बस उतना ही, जितना हैंड जितना वर्क कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना मतलब ध्यान देते हैं, पैर जब अकॉर्डिंग करता है उसके। लेकिन 4 महीने आते तो हैंड पैर उलटने पलटने सब लगते हैं, ठीक है, इधर उल्टेंगे उधर पलटेंगे, कभी कभी तो बेड से भी गिर जाते हैं, ये भी नौबत आ जाती है कुछ कुछ में। तो ये 4 महीने के बाद मतलब 8 महीने के बीच ये प्रारंभ हो जाता है, उलटना पलटना, इधर उधर छूना देखना हाथों से, ये क्रिया मतलब उनमें बॉडी एक्टिविटी थोड़ा सा मतलब अब बढ़ने लगता है। फोर्थ स्टेज में आप देखिएगा तो चौथी उप अवस्था 8 महीने से लेकर के 12 माह तक, इस अवस्था में शिशु वयस्कों का अनुकरण करना प्रारंभ कर देते हैं। अब उनमें तो सारा चीज़ आ गया A to Z, है ना। अब बैठने की भी प्रक्रिया आ गई, खाने की भी प्रक्रिया आ गई, सारी चीज़ें वो सीखने लगे, जान गए, अब वो अनुकरण करने लगते हैं, ठीक है। जैसे कि नाना कैसे हंसते हैं, बड़े पापा कैसे करते हैं, ये सब के अब वो अनुकरण कर रहे हैं, इमिटेशन करने लगे हैं, तो इमिटेट करके वो हर चीज़ों को अब देखने लगते हैं। नेक्स्ट देखिए पाँचवा स्टेज क्या कहता है, पाँचवीं उप में 12 से 18 माह तक की यानी माह तक की होती है। इसमें प्रयत्न व त्रुटि के आधार पर, देखिए क्या पॉइंट है, प्रयत्न व त्रुटि के आधार पर सीखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यानी कि गलत करना, गलती होना, फिर उसी को कार्य को करना, कार्य को होना, गलती होना, फिर उसी कार्य को करना, जिसे प्रयत्न व त्रुटि का सिद्धांत है ना, जान रहे हैं ना। तो वो ये इसमें भी मतलब शुरुआत हो जाता है, उनका जानने की प्रबलता बढ़ जाती है और हर चीज़ जानने की उत्सुकता आप देखिएगा मतलब बढ़ जाती है। आप साल भर तक आते आते बच्चों का देखिएगा हर चीज़ में लगता है कि वही करेंगे। आप कोई कार्य भी लेकर कीजिएगा तो आपसे पहले हाथ वो डाल देंगे। घर में माताएं कोई भी कार्य कर रही हो, घर का कार्य करो, उनसे पहले ये दौड़ जाएंगे, मैं कर लेता हूँ, जैसे कि घुटने के बल पे ही चलेंगे या थोड़े थोड़े पैर से मूवमेंट करने लगेंगे, तो वो चलते चलते गुड़कते गुड़कते या वहाँ पर पहुँच जाएंगे और तैयार हो जाएंगे कि मैं करूँगा, मुझे दो पहले, हाथ में आपके कुछ रहे ना रहे वो पहले छीन लेना पसंद करेंगे, ठीक है। जो नजर आ जाए सीधा अटैक कर लेते हैं। तो ये सब मतलब अब हो जाता है, क्यों, क्योंकि उनमें प्रबलता जानने की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट आपसे कह रहा है
छठी उप अवस्था 18 से 24 माह की अवधि होती है, यानी कि पूरा 2 साल कंप्लीट हो चुका, ओके, 24 माह तक आ चुके हैं। इस अवस्था में बालक चिंतन करना भी प्रारंभ कर देता है। लो, अब सोचना भी इनका स्टार्ट हो गया प्रारंभ। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि वह बिना भाषा के ज्ञान के चिंतन करना चाहिए ना, इंपॉर्टेंट बिंदु है, सबसे इंपॉर्टेंट बोल नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी उनका चिंतन प्रक्रिया शुरू रहता है, ठीक है। हमसे ज़्यादा वो सोचना प्रारंभ स्टार्ट कर देते हैं कि क्यों मुझसे छीना गया, हैंड से कहाँ गया, कहाँ है मम्मी, कहाँ है, नज़र आ जाए गुजरते हुए तो बस रोना स्टार्ट कि मेरे मम्मी मेरे पापा, लोगों को पहचानना, अनजानों के पास जल्दी ना जाना, ये मतलब ये सब चीज़ बहुत चीज़ उनमें आ जाता है और साथ ही साथ वो हर चीज़ों पर ध्यान देने लगते हैं, ठीक है। और वो भी भाषा के ज्ञान के चिंतन करना वो प्रारंभ कर देते हैं। अब कभी कभी वर्ड्स भी वो सुनने लगते हैं, मत जाओ इधर, नहीं करो, वो बोल नहीं सकते लेकिन समझ जाते हैं कि मुझे यहाँ मना किया जाया जा रहा है या मुझे नहीं जाने के लिए बोला जाया जा रहा है, रुक जाएंगे। किसी चीज़ को टच करने जाएंगे, आँख को टच करने जाएंगे, पानी में हाथ डालने जाएंगे, यदि आवाज़ दे दीजिए, चिल्ला दीजिए तो रुक जाएंगे, पलट के देखेंगे, क्योंकि उन्हें फील हो जाता है कि मुझे ही मना किया जाया जा रहा है। तो वो सोचने लगते हैं, भाषा को, ज्ञान को समझने, चिंतन मतलब करना हो जाता है। बालक में वस्तु स्थायित्व का गुण विकसित हो जाता है, ओके, अर्थात वस्तुओं को उसके सामने से हटा देने पर भी वो यह जानता है कि वस्तुओं का वजूद है, और जबकि वह प्रारंभ में यह समझता है कि वस्तु यदि सामने से हट गई तो वजूद उसका खत्म हो गया। ये बिल्कुल सही है। सो माय फ्रेंड्स, इस पॉइंट्स में हमने जाना कि यहाँ पर देखते हैं कि छठ यानी कि 18 से 24 माह के बीच में जो भी उनका समय होता है, यानी कि 2 साल कंप्लीट होते होते तक वो बिना भाषा के भी चिंतन करना शुरू कर देते हैं और भाषा का भी उनमें ज्ञान आने लगता है। उस वक्त वो बोल पूरी मतलब भाषा का भी ज्ञान आ जाता है और उस पर चिंतन भी करने लगता है। साथ ही साथ फॉर एग्जाम्पल वो सबसे जो इंपॉर्टेंट बिंदु, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, वस्तु स्थायित्व, ओके, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का उनमें भी ज्ञान प्राप्त हो चुका होता है। यदि उनके सामने से मतलब पहले क्या होता था, इससे पहले कि यदि उनके सामने कोई खिलौना दे दिया, पसंदीदा खिलौना, वो खेले और जब यदि वो हट गया वो नज़रों के सामने से, तो दिमाग में रहता था कि वो मतलब उसका वजूद खत्म हो गया, वो नहीं है, दूसरे चीज़ों में उनको दे दीजिए, वो फिर भूल जाते उस चीज़ को। लेकिन लास्ट तक 24 माह तक उन्हें ध्यान में रहता था कि मेरा खिलौना था, वो हटा है या नहीं हटा, नहीं हटाया गया है, उसका वजूद था तो मुझे वो चाहिए। तो वो ऑब्जेक्ट्स परमानेंट्स का भी इसी में गुण का मतलब इसमें अच्छी तरीके से विकास हो जाता है। जैसा कि यहाँ पर कहा जाता है कि वस्तु यदि सामने से हट गई हो तो वजूद खत्म हो गया है, और इस चीज़ को मतलब अर्थात वस्तु को सामने से हटा देने पर भी वो जानता है कि वस्तु का वजूद है। ये 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पर दिए गए थे। पहले था कि वजूद हट जाता था तो वो खत्म हो जाता था, लेकिन सेकंड तक यानी लास्ट तक 24 माह तक हटाने पर भी उसका वजूद है वो जान जाता है बच्चे। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट बिंदु को समझ लेते हैं, आगे क्या कह रहा है आपसे। आगे यहाँ बोला माय फ्रेंड्स कि संवेदी पेशीय अवस्था में जन्म से 2 वर्ष, ओके, यानी जन्म से 2 वर्ष तक अब क्या क्या इंपॉर्टेंट बिंदु है उसको समझ लीजिए कि ये होती है, ठीक है, यानी कि मुख्य यही बताना चाह रहे हैं कि संवेदी पेशीय, ओके, जिन्हें आप सेंसरी मोटर पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको जन्म से 2 वर्ष ही इसमें ध्यान में रखना है, इसी बीच के स्टेज को आप जान रहे हैं। और इस अवस्था में 2 प्रमुख विशेषताएं पाई जाती है। पहली जो विशेषता होती है वो यह होती है कि अपनी क्रिया व परिणाम के बीच संबंध कायम करने की कोशिश करता है बच्चे, और उसे जानना चाहता है। जैसे कि खिलौने को ज़मीन पर पटक कर उसकी आवाज़ सुनना, या चम्मच से थाली पर पीटने के बाद जो आवाज़ आती है ना, उसे बार बार करना, रिपीट करता है ना। आप तंग आ जाएंगे, अरे बस करो, मत ना पीटो, बस करो, लेकिन वो फिर भी पीटता रहेगा, ढम ढम की आवाज़ निकालता रहेगा, क्योंकि उसे अच्छा लग रहा है, वो हंसेगा भी, मुस्कुराएगा भी, आपकी परेशानियों को देख करके वो मुस्कुराएगा, तो ये उसे अच्छा लगता है, ओके। दूसरी पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पर दूसरे पॉइंट्स ये आपको बोला जा रहा है कि वह स्वयं को वातावरण की वस्तुओं से अलग समझता है। बालक अपने शरीर यानी कि शारीरिक अंगों व कपड़ों तथा हाथ के यानी कि कंगन में अंतर समझने लगता है। तो मतलब उनको अंतर पता चलने लगा है। सेकंड पॉइंट से आपका कि स्वयं को वातावरण को की वस्तुओं से अलग समझने लगता है कि हाँ, मतलब अब मैं इस वातावरण से थोड़ा अलग हटके हूँ। और बालक शारीरिक अंगों यानी कि जो पहले देखिएगा, कपड़ा पहनाइएगा, कुछ भी कीजिएगा तो रोने लगता था। अब है कि 2 साल तक मतलब 0 से 2 साल के स्टेज तक आते आते वो समझ जाता है, हाँ कपड़ा पहनना है, हाथ में यदि कुछ ज्वेलरी पहनाया जाया जा रहा है ना, तो वो मतलब मुझे पहनाया जाया जा रहा है, तो इन सबको अंतर को समझ जाता है। पैरों में कुछ बांधिएगा, जैसे धागा बांधते हैं, हाथों में कुछ चांदी वगैरह का कुछ भी पहनाया जाता है बच्चों को, तो वो सब इजीली वो पहन कर अब एडजस्ट कर लेते हैं। पहले उसी से मतलब लगा लेते थे चोट, या उसको पीटते थे, उनको पकड़ के खींचते रहते थे, लेकिन अब ये समझ जाते हैं फाइनली कि ये मेरे लिए है, इसीलिए ये मतलब मुझे डाला गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में देखिए, प्राक संक्रियात्मक अवस्था जिसे कहते हैं इंग्लिश में प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये अवस्था 2 से आपका 7 वर्ष मानी जाती है। प्याजे ने इसे भी 2 भागों में बांटा, ओके। सबसे पहला भाग प्राक संप्रत्यात्मक, जिन्हें हम प्री कंसेप्शनल पीरियड्स कहते हैं, जो 2 से 4 साल के बीच में होता है। सेकंड आपका अंतर्दर्शी अवधि, जिसे इंट्यूटिव पीरियड कहेंगे, जो 4 से 7 साल के बीच में पाया जाता है। पहला जो स्टेज है प्राक संप्रत्यात्मक, उसे समझ लेते हैं, ओके।
प्राक संप्रत्यात्मक में सबसे पहला बिंदु ये आपको बोला जाए जरा माय फ्रेंड्स कि 2 साल से 4 साल की अवस्था होती है, ओके, जो कि आप पहले देख चुके हैं। सेकंड बिंदु है बालक संकेत तथा चिन्ह के मस्तिष्क से में ग्रहण करते हैं और तथा उनका प्रयोग भी करने लगते हैं। थर्ड है कि बालक को माँ या पिता जब छूकर आवाज़ लगाते हैं तब उस आवाज़ को सुनकर बालक के मन में उनकी यानी कि जिसकी भी जिज्ञासा होती है उसकी एक प्रतिमा बन जाती है, मन में या माइंड में बना लेते हैं। नेक्स्ट बिंदु है कि बालक निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझता है, ओके, जैसे कि बादल, हवा, इन सब को भी होता है, निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव समझते हैं, ओके। इसी पॉइंट में अभी इनमें सजीवता निर्जीवता का ज्ञान नहीं आया होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इस अवस्था में बालक में आत्म केंद्रित का भाव आ जाता है, यही आत्म केंद्रित है, ओके, ईगोसेंट्रिक। तो यहाँ पर स्वयं को महत्वपूर्ण समझता है और यह लगता है कि सूर्य, चंद्रमा आदि सब उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, ठीक है, सारा चीज़। यदि फॉर एग्जाम्पल वो चल रहा है ऊपर की ओर देख रहा है, चंदा मामा भी चलते हुए दिख रहे हैं, तो उसे लगेगा वो मेरे पीछे पीछे चल रहा है क्योंकि मैं स्पेशल हूँ ना, मेरे पीछे पीछे हर कोई चलेगा। इसलिए बच्चा लोगों के ऐसा फीलिंग उनके अंदर लगता है क्योंकि वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनमें आत्म केंद्रित की भावना उनमें उत्पन्न रहती है। नेक्स्ट बिंदु की बात करें तो नेक्स्ट बिंदु आपका कि बालक में संकेत, भाषा, शब्द तेजी से विकसित होने लगते हैं। उसके बाद देखिए बालक को खेल खेल में सिखाया जाता है। ये सब बिंदुओं को आप नोट कर लीजिएगा माय फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, इन सबको रिमेंबर करके जाइएगा। आई होप्स इनमें से बिल्कुल जब पूछा जाए क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम होगी उस समय। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इसमें क्या बोलता है, अंतर्दर्शी अवधि। अब अंतर्दर्शी अवधि जो कि 4 से 7 साल की अवस्था है, इसे ध्यान में रखिएगा, ओके। हालांकि वो कंबाइन करके बताता है, आपको ये तोड़ कर नहीं बताएगा, इसमें 2 भाग में करके आपको बताया जा रहा है क्योंकि ये डिटेल में वीडियो है इसलिए। लेकिन आपका ऐसे नॉर्मल पढ़िएगा तो टोटल आपको 2 से 7 वर्ष के बीच का आयु का इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही बताएगा। यहाँ पर देखिए बालक पहले से अधिक तर्क करने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट बालक छोटे छोटे जोड़, घटाव, गुना, भाग ये सब करने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है बालक संख्या का प्रयोग करना, भारत संबंधी सवालों को हल करना, ये सब सीख लेता है इस अवस्था में। नेक्स्ट पॉइंट है इस अवस्था में बालक में पलटावी गुण विकसित नहीं होता है। ये चीज़ सेकंड स्टेज में बिल्कुल प्याजे का है, इसको देख लीजिएगा क्योंकि प्री ऑपरेशनल में उनमें पलटावी का गुण नहीं आता है, ठीक है। ये आता है नेक्स्ट स्टेप थर्ड जो इनका है उसमें कॉन्क्रीट में आता है। तो यहाँ देख लीजिए नहीं आया है, इस बात का ध्यान होना चाहिए। जैसे कि यह कहा जाए कि भारत की राजधानी दिल्ली है, इसे तो वो सीख लेता है, लेकिन जब पूछा जाता है कि दिल्ली किसकी राजधानी है या फिर पूछा जाता है कि दिल्ली की राजधानी कहाँ है तो वो नहीं बता पाता क्योंकि दिल्ली स्वयं राजधानी है या दिल्ली भारत की राजधानी है, बालक यह तो बता देता है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट है कि 3 × 3 9 होता है, लेकिन बालक यह बताने में असमर्थ हो जाता है कि 9 / 3 = 3 होगा, ओके। तो इससे क्लियर पता चलता है कि उनमें अभी भी पलटावी का गुण विकसित नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट है यहाँ पर माय फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्दर्शी चिंतन में कोई क्रमबद्धता तर्क नहीं होती है। तर्क का उनमें कोई भी अभी तक ये चीज़ नहीं आया रहता, तर्क करने की होती है ना, वो लॉजिकली उनमें थिंकिंग नहीं विकसित हो जाती है। ये सारा जो अभी इसमें जो नहीं हो रहा ना वो सारा होगा नेक्स्ट में, किसमें, यहाँ होगा आपका थर्ड स्टेज में, जिसे मूर्त प्रचलनात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इंग्लिश में आप जानिए तो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि 3 आपको रिमेंबर करना पड़ जाएगा। आप कहिएगा बाबा रे मूर्त याद करें या मूर्त संक्रियात्मक याद करें या फिर संक्रियात्मक अवस्था, तो सारा सेम है, बस थोड़ा सा फ्रंट में तेज है। यहाँ पर आप चाहे तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो कि स्टेज ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल के नाम से भी आप इसे जान सकते हैं। ये देखिए आपका 7 से 12 वर्ष की अवस्था तक या फिर 11 वर्ष की अवस्था तक मिलता है, इसे समझ लीजिए। ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जो वहाँ नहीं था सेकंड स्टेप में वो यहाँ थर्ड स्टेप में सारा चीज़ होगा। सबसे पहला 7 से 12 वर्ष की अवस्था है। सबसे दूसरा बालक वस्तुओं को देखकर बड़ा छोटा को बता देते हैं, परंतु यदि शाब्दिक रूप से कोई समस्या प्रस्तुत की जाए तो वो नहीं बता पाते। थर्ड देखिए इस अवस्था में बालकों की क्रमबद्धता तथा तर्क संगतता पूर्व अपेक्षा अधिक पाई जाती है, उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। बालक पलटावी गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी अब उनमें पलटावी का गुण आ जाता है, ओके, रिवर्स जो है ना वो आ जाता है। और अब तो वो बताने लगे कि 3 × 3 यानी कि 9, 3 × 3 9 होगा और 3 / 3 का 3 होगा, ओके। तो ये जो तथा यह भी बताने लगते हैं कि दिल्ली भारत की राजधानी है। ये सभी जो पलटावी का गुण था वो आ जाता है, क्लासिफिकेशन आ जाएगा, ये सब चीज़ें उनमें अब विकसित हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बालक में लंबाई, भार, ओके, लंबाई, भार आदि आधार पर वस्तुओं को लगाने की क्षमता भी विकसित हो जाती है, अर्थात मूर्त चिंतन करने लगते हैं। आत्म केंद्रित चिंतन की प्रवृत्ति कम हो जाती है। तो इट मीन्स क्या है कि इनमें हमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में आपको यह भी मिल जाता है। यहाँ पर आप मूर्त चिंतन, यहाँ पर एक वर्ड से मूर्त चिंतन, अब ये क्या होता है, तो जैसा कि ये मूर्त प्रचलनात्मक है, ओके, मूर्त संक्रियात्मक है और जिसे ठोस कहा जाता है जो भी संक्रियात्मक अवस्था है, तो मूर्त का बहुत बड़ा, अब आपका मूर्त क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल बच्चा यदि कहती हूँ कि ये गिलास है, ओके, क्या आप इसे देख रहे हो, तो बच्चे बोलेंगे हाँ मैम हमें दिख रहा है, इसमें पानी है, क्या आप देख रहे हो, तो हाँ दिख रहा है कि गिलास में आधा गिलास पानी है, थोड़ा सा खाली करके, तो यानी कि वो देख रहा है, ठीक है, इसे पकड़ो आकर के अपने हाथों से, तो वो हाथों से इसे अपने पकड़ेगा।
तो वो छू भी पा रहा है उस गिलास को, तो वो कहेगा कि हाँ मैं इस गिलास को छू सकता हूँ, पकड़ सकता हूँ और देख रहा हूँ कि गिलास है, तो ये मूर्त चिंतन में आएगा क्योंकि वो इसे देख रहा है, छू रहा है। ओके, लेकिन यदि अमूर्त चिंतन होगा, जो अगले नेक्स्ट यहाँ पर औपचारिक अवस्था की बात करें, देखिए औपचारिक अवस्था आ गई आपके सामने। इस अवस्था की बात करें कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे औपचारिक प्रचलनात्मक अवस्था भी कहते हैं, जो स्टेज ऑफ फॉर्मल स्टेज है, इसमें बच्चे को ना मैंने गिलास बनाया ना मैंने वाटर बनाया, मैं कहूँगी ये 12 साल से प्रारंभ होता है और ये 15 वर्ष तक माना जाता है। ओके, 11 या 12 से स्टार्ट हो, 15 तक एटलीस्ट चलता है। तो ये आपका आ गया। तो इसमें यदि बोलूँ कि बच्चे देखो यहाँ पर मेरे हाथ, फॉर एग्जाम्पल तुम लोग थॉट करो, थिंकिंग करो, चिंतन करो कि एक गिलास है, गिलास में आधा गिलास वाटर है मेरे हाथ में, और यदि उसे मैं पी लेती हूँ तो बताओ उसमें कितना पानी बचा कितना नहीं, मतलब या इतना लीटर वाटर है, उस पानी का मैं उपयोग कर लेती हूँ प्लांट को, यदि वहाँ पर यूज़ करती हूँ प्लांट के लिए, तो क्या पूरा मुझे डालना चाहिए? तो वो बच्चे लोग थिंकिंग कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ वो थिंकिंग करते जा रहे हैं क्योंकि उनमें अमूर्त चिंतन विकसित हो चुका है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ आप बोलिएगा यहाँ मूर्त चिंतन वालों को ना, जो यहाँ पर बोलिएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशन में, तो वो नहीं थिंकिंग करेंगे, वो बोलेंगे नहीं मुझे जो, मतलब थिंकिंग मेरा बताने का यही लॉजिक है कि जिसे वो देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो कॉन्क्रीट में आएगा, और जो देख छू नहीं सकते हैं, सोच सकते हैं, चिंतन में उस चीज़ को देख सकते हैं, सोच में देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो मतलब अपने फीलिंग फील कर सकते हैं, तो वो आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं बोल रही हूँ कि अभी आप सीटेट में बैठे हुए आपको पेपर दे दिया जाए, तो आप उस थॉट को सीधे सोचोगे कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हुआ, हाँ मेरे हाथ में भी सर आ रहे हैं पेपर लेकर के आ रहे रखेंगे, मेरा हार्ट बीट बढ़ रहा है कि क्या वो सारे प्रश्न आएंगे जो मैंने पढ़ के आया, मैं जो भी मैं प्रिपरेशन करके आया कितने आएंगे, यदि आ जाएंगे तो क्या मैं टाइमली उसे कर पाऊँ, क्योंकि इस एग्जाम में मुझे लगता है टाइम को पकड़ पाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है ना, बनाने से ज़्यादा, क्योंकि आने के लिए तो क्वेश्चन आएगा लेकिन टाइम को जो पकड़ लिया वो सबसे ज़्यादा सही रहता। तो चलिए फिलहाल इसमें बात करते हैं, ये आपका। तो यहाँ पर बात करें हम नेक्स्ट की, यानी कि चौथा स्टेज जो है आपका, जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से आप जानते हैं, तो ये वही है फॉर्मल स्टेज कि ये आपका सेकंड स्टेज, फर्स्ट हो गया 12 साल से प्रारंभ होकर के 15 वर्ष तक माना, सेकंड है चिंतन कर समस्या का समाधान करने लग जाते हैं बच्चों के, और साथ ही साथ इस अवस्था पर शिक्षा के स्तर का भी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट की बात करें तो जिन बालकों में शिक्षा स्तर की काफ़ी नीचा होता है उनमें औपचारिकता संक्रियात्मक चिंतन भी काफ़ी कम होता है, जिनमें ज़्यादा होगा उनमें चिंतन भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अमूर्त चिंतन का गुण विकसित हो जाता है। अमूर्त वही मतलब जरूरी नहीं कि देख छू सके तो ही वो मतलब चिंतन करे। और नेक्स्ट है इस अवस्था में बालकों को सही दिशा निर्देशन की अवस्था बिल्कुल होती है, क्योंकि वह शिफ्टिंग पीरियड्स होता है। ओके, शिफ्टिंग पीरियड्स कहने का मतलब वो बहुत ही चेंजिंग उनमें चल रही थी ना, फिजिकली मेंटली, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उन पर ज़्यादातर दिशा निर्देशन की। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें माय फ्रेंड्स, तो यहाँ जाते हैं जिन प्याजे का नैतिक विकास का सिद्धांत। अब आप कहेंगे जिन प्याजे का नैतिक विकास का सिद्धांत तो नहीं था, ये तो कोहलबर्ग का था, लेकिन जिन प्याजे ने भी दिया था, क्या दिया था चलिए देख लेते हैं। जिन प्याजे ने 1932 में एक किताब लिखी थी जिसे मॉरल ओके जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। ओके, प्याजे का मानना था कि बच्चों को नैतिक निर्णय के विकास में एक निश्चित क्रम व तार्किक पैटर्न होता है जो बौद्धिक विकास के से संबंधित होता है। प्याजे के अनुसार नैतिक विकास न्याय और परिपक्व तथा स्वस्फूर्त प्रत्ययों की प्रवृत्ति है, यानी कि प्राप्ति है, जिसे बालक अपने को वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके उन्हें परिवर्तित व परिमार्जित करते हैं। अंतःक्रिया इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान में रखिएगा प्याजे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसका क्या बोलता है। जिन प्याजे ने नैतिक विकास की अवस्था में ध्यान में रखते संपूर्ण विकास का काल का, यानी कि नैतिकता के 3 स्तर बताएं। ठीक है, पहला जो कि नैतिक यथार्थ जिसे मोरल रिलेटिविज्म कहते हैं, सेकंड में नैतिक समानता जिसे मोरल इक्वलिटी कहेंगे, और थर्ड है नैतिक सापेक्षित ओके जिसे मोरल रिलेटिविज्म यानी कि कहा जाएगा। तो इसमें जो पॉइंट है जो आपका पहला नैतिक यथार्थता है, तो वो है आपका, इसमें कहने का तात्पर्य है कि बालक बाध्यता रूप से नैतिक मान्यताओं को स्वीकार करता है तथा उनको आचरण में लाता है, परंतु स्वयं की इच्छा से नहीं बल्कि दबाव स्वरूप नैतिक प्रतिमान को स्वीकार करता है। और स्वीकार करता है नैतिक यथार्थ यानी कि 2 मूल स्रोत, क्या बालकों की बौद्धिक संरचना और वातावरण के साथ यानी कि प्राप्त अनुमूल है ना, यानी कि जो भी बौद्धिक उनका संरचना है माइंड से या फिर फिजिकली वातावरण इन्वायरमेंट से, यानी कि दोनों उनमें मतलब दोनों का इंपॉर्टेंट रोल रखता है नैतिक यथार्थ में। सेकंड पॉइंट की बात करें तो नैतिक समानता में देखिए क्या बोलता है। समानता में तो बालक पारस्परिक सहमति के आधार पर नियमों को बनाते हैं, बालक सहयोगात्मक खेल अधिक पसंद करते हैं। थर्ड में बोलता है नैतिक सापेक्षिकता के अकॉर्डिंग बिना बिना किसी बाहरी दबाव के न्याय के आदर्श को अनुसरण किया जाता है, लेकिन उनमें आवश्यकता परिवर्तन ओके यानी कि परिवर्तन भी होता है। किशोर स्वयं के नियम बनाना शुरू कर देते हैं, ये जानते हैं थर्ड स्टेज में है कोहलबर्ग का ओके, जो कि स्वयं लास्ट तक आ देते हैं, क्योंकि सिद्धांत तो सबके एक ही है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर पाया जाता है। यही आपको यहाँ पर लॉरेंस कोहलबर्ग का जो है ना, तो इसमें आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, और ये अच्छे से मतलब देखेंगे जानेंगे, इसके बारे में भी हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये जो हमने अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो जिन प्याजे का नैतिक विकास को तो हमने जाना, इससे रिलेटेड कम मैं कहूँगी क्वेश्चन आने का चांसेस है, क्योंकि जहाँ तक नैतिक विकास की बात आती है तो कन्फ्यूजन ना हो बच्चों को, इसलिए कोहलबर्ग का नाम उसमें जरूर आता है, जिन प्याजे का थोड़ा कम आता है। लेकिन फिलहाल इनके जो स्टेजेस है वो इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान में रखिएगा। संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं तो अवस्थाएं बिल्कुल आते हैं, और साथ ही साथ इक्विलिब्रेशन जो भी है आत्मसाती करना, सिमुलेशन, एकोमोडेशन, और जो इसका एडेप्टेशन है, ये सब अनुकूलन
आता ही आता है। तो इनसे क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं, हर साल देखे जाते हैं, मैं भी देख रही हूँ, क्वेश्चन भी हम करेंगे और वीडियो में करते रहेंगे, क्योंकि ये लगभग हो चुका है 2 पार्ट इसका वाइगोत्स्की और जिन प्याजे हो चुका है। नेक्स्ट बचा है कोहलबर्ग, ये जैसे कंप्लीट होगा हम इनसे जुड़े क्वेश्चन आंसर बिल्कुल करेंगे ही करेंगे और जानेंगे कि कितना हम लोगों ने अब तक इस पार्ट को यानी कि सीरीज़ को समझा है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।